समझिए.com दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। आज वही दोहराया जा रहा है जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त की स्थिति थी। यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच एशिया महाद्वीप में वॉर का तीसरा फ्रंट खुल गया है। 22 फरवरी को अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसका बदला लेने के लिए तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया था। इसके बाद दोनों देशों की सीमा पर रात भर गोलीबारी हुई। जहां पाक आर्मी का सरेंडर देखा गया, वहीं तालिबानी हमले के बाद पाकिस्तान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। दुनिया में खलबली मच गई है। डुरुंड लाइन पर युद्ध जैसे हालात बने हैं। तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई कर दी गई। पाकिस्तान ने इसे गजब लिल हक का नाम दिया है। ऐसे में पहला सवाल यह है कि रमजान के महीने में ऑपरेशन गजब लिल हक आखिर क्यों है? पाकिस्तान की क्या यह बर्बादी की शुरुआत है? क्योंकि पिछले साल अक्टूबर महीने में तालिबान ने इसी तरह से हमले का पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसका असर था कि पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मच गया। और दूसरा सवाल यह है कि क्या दोनों देशों के बीच जारी युद्ध तालिबान गुस्से का परिणाम है? तालिबान इसे और आगे तक ले जाना चाहता है और ले जाएगा। तीसरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी आर्मी और उसके मुखिया आसिम मुनीर फेल साबित हो रहे हैं? क्या आसिम मुनीर ने पाक सेना को मरने के लिए डुरुंड बॉर्डर पर छोड़ दिया है? तमाम सारी चीजें समझाऊंगा, बस आप बने रहिए समझिए.com के साथ, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तालिबान के बीच जारी युद्ध की एक और खबर, और यह भी बताएंगे कि इस युद्ध की जड़ क्या है, क्योंकि कभी दोनों की एक ही भाषा थी और वो था आतंकवाद। अब इन दोनों देशों के बीच की तल्खी की खबर क्या है? असल में युद्ध का तीसरा फ्रंट खुल गया है। एशिया महाद्वीप बना जंग का नया एपिसेंटर, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है। पूरी रात दोनों देशों के बीच गोलीबारी होती रही। पाकिस्तान ने मिसाइल और फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान ने टैंक और तोप उतार दिए। दोनों तरफ से भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला इस युद्ध की जड़ है। पाकिस्तान ने कतर, सऊदी अरब और ईरान से संपर्क साधा है। इसलिए संपर्क साधा है क्योंकि अब उसे डर लग रहा है, और इसी 22 फरवरी के तड़के अफगानिस्तान के दो प्रांत नगरहार और खोग्यानी और गनी खेल जिलों के साथ पक्तिका के बैरमल और अरगुन क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमानों ने हवाई हमले किए थे। आपको याद होगा, ये हमले सिविल एरिया में किए गए थे, जिसमें 100 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए थे। बच्चे भी शामिल थे और महिलाएं भी शामिल थी। खासकर बच्चों की मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, जिसका बदला लेने के लिए 26 फरवरी यानी कि कल देर रात तालिबान की सेना ने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला किया। हालांकि उकसावे की कार्रवाई एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ही की गई थी। पाकिस्तानी सेना ने काबुल, कंधार और पंक्तिया में एयर स्ट्राइक की, जिसके जवाब में तालिबान की सीमा चौकियों पर बड़े हमले शुरू हुए। तालिबान ने रात को बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान चलाया और पाकिस्तान के करीब 20 पोस्टों को उड़ा दिया। इसमें 60 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है, जैसा कि तालिबान की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि यह संख्या बढ़ भी सकती है। तालिबान ने कई पाक सैनिकों को बंधक भी बनाकर रखा है। पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान कुनार से हुआ है। यहां 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस तरह पाकिस्तान के 6 इलाकों में अफगानिस्तान की तालिबानी सेना ने एक साथ भीषण हमले किए हैं, जिसमें पाकिस्तान की मुनीर सेना के पांव उखड़ गए। तालिबान ने पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 और कई ड्रोन्स भी मार गिराए जाने का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तान ने इसे अकारण हमला बताया और तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए कई अफगान पोस्ट पर भी हमला किया।
पाकिस्तान का दावा है कि उसके एयर स्ट्राइक में 133 तालिबानियों को मारा गया है और कई अफगानी चौकियों पर पाकिस्तान ने कब्जा भी कर लिया है। यह बात कोई और नहीं कर रहा है, यह पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की सेना इस बात का दावा कर रही है। लेकिन रक्षा मंत्रालय क्या कहता है? अफगानिस्तान का रक्षा मंत्रालय कहता है कि 26 फरवरी की रात को पाकिस्तानी सेना ने अफगानी क्षेत्र में वैसे हमले किए जिनमें महिलाएं और बच्चों की जान गई। मंत्रालय के अनुसार अफगानी सेनाओं ने पख्तिया खोस्त, नगरहार, कुनार और नूरिस्तान प्रांतों में बदले की कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों के पीछे धकेल दिया और इस लड़ाई में 2 सैन्य बेस, 20 पोस्ट कब्जे में ले लिए और 4 पोस्ट से पाकिस्तानी सैनिक भाग गए, उल्टे पांव भाग गए। यह कौन कह रहा है? यह अफगानिस्तान का रक्षा मंत्रालय कह रहा है। अब पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय क्या कह रहा है? क्योंकि देखिए, मैं तो आपको जो बताऊंगा बात वो दोनों तरफ की बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या कह रहा है और अफगानिस्तान कह रहा है। तो मैंने अफगानिस्तान का रक्षा मंत्रालय क्या कह रहा है ये आपको बताया। अब पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय क्या सफाई दे रहा है ये भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों की संख्या में खासा इजाफा देखा गया है और खास तौर से पिछले 12 से 18 महीने में इन घटनाओं में वृद्धि हुई है। ये हमले मुख्य रूप से सीमा के पास के इलाके और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में हुए हैं जिनका उद्देश्य पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है और देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना है। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान की सरकार कह रही है। ये सफाई पाकिस्तान की तरफ से आई है। अब रक्षा मंत्रालय तालिबान का क्या कह रहा है? इस बीच तालिबान की तरफ से एक और दावा किया जा रहा है। वो पाकिस्तान के लिए बुरी खबर हो सकती है या कहें कि है, क्योंकि ये दावा क्या है इसे सुन लीजिए। असल में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने आज पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं और यह कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों का जवाब है। सुबह करीब 11 बजे अफगान वायुसेना ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पास फैसलाबाद शहर के नजदीक एक सैन्य कैंप को निशाना बनाया और इसके अलावा नौशहरा के आर्मी कैंटोनमेंट, जमरूद की सैन्य कॉलोनी और एबटाबाद के कई ठिकानों पर हमले किए गए। तालिबान की तरफ से यह दावा किया गया कि इस्लामाबाद में हुई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के मुनीर, आर्मी चीफ आसिम मुनीर के एडवाइजर आशिक भी मारे गए। यह दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान यह दावा कर रहा है क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प खबर और आपको बता देते हैं कि तालिबान के हमले के जवाब में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसे गजब लिल हक नाम दिया गया है। अब गूगल पर भी पाकिस्तान के इसके बारे में सर्च कर रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान को इस ऑपरेशन के तहत काफी नुकसान पहुंचा दिया। पाकिस्तान के दावे हैं कि उसने जवाबी कार्रवाई में 133 तालिबानियों को मार गिराया और कई अफगान चौकियों पर कब्जा कर लिया। यह दावा तब किया जा रहा है जब तालिबानी सेना ने पाक सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। अब आपको ऑपरेशन गजब लिल हक का मतलब बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ऑपरेशन गजब लिल हक का शाब्दिक अर्थ होता है नेकी के लिए गुस्सा या फिर न्याय का प्रकोप या फिर खुदा का कहर। यह होता है इसका मतलब, क्योंकि गजब का मतलब गुस्सा होता है, लिल का अर्थ होता है के लिए और हक का मतलब होता है न्याय या फिर नेकी, धर्म या खुदा से जुड़ा हुआ। अब जरा सोचिए कि जिस जिन्नालैंड का जन्म ही हिंसा और अन्याय के आधार पर हुआ हो, वो न्याय की बात कर रहा है। वैसे भी पाकिस्तान के मुंह से न्याय, नेकी, धर्म जैसे पवित्र शब्द शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमी से क्या पैदा होता है ये पूरी दुनिया को पता है कि वहां पर आतंक पैदा होता है, आतंकवादी पैदा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अफगान तालिबान सरकार के खिलाफ खुला युद्ध घोषित कर दिया है, यानी कि जंग का ऐलान कर दिया है। इनका यह बयान दोनों देशों के लिए साझा सीमा क्षेत्र फिर से शुरू हुई झड़पों के बाद आया है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमारा सब्र अब खत्म हो चुका है। अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध है।
हमारे बगल में चल रहा उनका ये पोस्ट जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पोस्ट आपके सामने है। इस पोस्ट के जरिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री तालिबान से जंग का ऐलान कर रहे हैं, जबकि खबर है कि पर्दे के पीछे तालिबान से समझौते की बात चल रही है। पाकिस्तान ने कतर के अलावा सऊदी अरब और ईरान के युद्ध विराम करने की गुहार भी लगाई है। लगातार युद्ध विराम की गुहार लगाई जा रही है। अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध में ईरान की एंट्री हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संवाद को बेहतर बनाने और सहयोग को मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है। अरागची ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रमजान के मुबारक महीने में जो आत्मसंयम और इस्लामी दुनिया की एकजुटता को मजबूत करने का महीना है, ये उचित है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने मौजूदा मतभेदों को अच्छे पड़ोसी संबंधों के दायरे में और संवाद के जरिए प्रतिबंधित करें और उनका समाधान निकालें। अरागची की पोस्ट की भाषा फारसी है, जिसे पर्शियन भाषा भी कहा जाता है। ये ईरान की जो आपके सामने पोस्ट है, ये वही पोस्ट है। ये ईरान की आधिकारिक भाषा है और अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में भी बोली जाती है। तो ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, ये सलाह दी जा रही है कि रमज़ान के पवित्र महीने में दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के लिए होता है। लेकिन क्या ये बात मानी जाएगी? अब जरा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच के संघर्ष की टाइमलाइन भी समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की जो टाइमलाइन है वो 8 अक्टूबर 2025 काबुल में पाकिस्तान का हवाई हमला हुआ था। 9 अक्टूबर 2025 रात में टीटीपी ने 50 पाक सैनिकों को ढेर कर दिया था। पाकिस्तान की 25 सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया था। वहीं 2011-12 अक्टूबर 2025 में डुरंट लाइन पर भीषण जंग छिड़ी थी दोनों के बीच, और 13 अक्टूबर 2025 सऊदी और कतर के हस्तक्षेप से जंग रुकी थी। वहीं 19 अक्टूबर 2025 में कतर के मध्यस्थता में संघर्ष विराम हुआ था, और 22 फरवरी 2026 अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई थी। 26 फरवरी 2026 अफगानिस्तान का जवाबी हमला हुआ। पाकिस्तान के सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए। लगातार इसका वीडियो भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान के सैनिक अपने पोस्ट को छोड़कर भागे। अब जरा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ गया है उसकी जड़ में क्या है। हालांकि मैं पहले भी ये बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें आज के युद्ध की जड़ हैं। जरा इन तस्वीरों को जान लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि कैसे इन तस्वीर ने पाकिस्तान और तालिबान को एक दूसरे का दुश्मन बता दिया है। दरअसल ये तस्वीर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की है, जिस पर आतंकी हमला हुआ था 2001 में। 11 सितंबर की बात आपको बता रहा हूं। 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 हमला हुआ। आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह आतंकी घटना इसे माना जाता है। आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े आतंकियों ने 4 यात्री विमानों का अपहरण किया। इनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकरा दिया, जिनमें दोनों इमारतें ध्वस्त हो गई। तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी के पास द पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में गिरा, और इन हमलों में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद अमेरिका ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया, जिसकी परिणति अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई और बाद में फिर ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन में हुई। और आपने देखा कि ओसामा बिन लादेन भी कहां मिला। अमेरिका को ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, क्योंकि वो पाकिस्तान में शरण लिए हुआ था और पाकिस्तान में बाकायदा एक कैंप में रह रहा था। दरअसल जैसे ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ, अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी। उस वक्त यानी कि 2001 में भी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, जिस पर आरोप था कि उसने ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी और लादेन ने ही अमेरिका पर हमला करवाया था। ये वही वक्त था जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुलकर मतभेद पैदा हुए, और तब पाकिस्तानी जनरल
परवेज मुशर्रफ ने डॉलर कमाने के लिए दोनों देशों के मुसलमानों का ज़मीर बेच दिया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ दिया और पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त अमेरिका को दे दी। तब अमेरिका ने पाकिस्तानी एयरबेस से फाइटर जेट उड़ाकर अफगानिस्तान पर हमले किए और यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दुश्मनी और युद्ध का खेल। ये असली जड़ है जिसकी परिणति आज आप देख रहे हैं। असल में पाकिस्तान की जारियों की हत्या कर दी। आज टीटीपी पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में मजबूती के साथ खड़ा है और उसे पश्तून का जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। लेकिन इन दोनों के बीच की जो तल्खियां हैं वो और ज्यादा गहरी हो गई हैं। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव है उसकी एक और मुख्य वजह 1893 में डुरुंड लाइन, डुरुंड रेखा जिसे कहा जा सकता है, जो दोनों का विभाजन करती है, ये सीमा ब्रिटिश भारत और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच तय हुई थी। लेकिन काबुल ने इसे कभी स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर मान्यता नहीं दी। इस रेखा ने पश्तून और बलूच समुदाय को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे पारिवारिक और जनजातीय संबंध प्रभावित हुए। समय समय पर सीमा पर बाड़बंदी चौकियां और सैन्य गतिविधियों को लेकर टकराव बढ़ा और यही ऐतिहासिक असहमति आज भी दोनों पक्षों के रिश्तों में अविश्वास और अस्थिरता को जन्म देती है। ये एक और कारण जो मैंने आपको बताया, क्योंकि जो डुरुंड लाइन है, डुरुंड रेखा है, वो एक बड़ा टकराव का कारण है। 1993 में ये खींची गई थी और दोनों देशों के बीच की जो वस्तु स्थिति है विवाद की, वो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। काबुल इसे स्थायी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर मानता नहीं है। पश्तून और बलूच आबादी दो हिस्सों में बंट गई है। सीमा पर बाड़बंदी और चौकियों को लेकर हमेशा यहां पर तनाव बनाता रहता है। घुसपैठ और उग्रवादी गतिविधियां आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक मतभेद से आज तक इन रिश्तों में खटास बनी हुई है और ये भविष्य में फिलहाल खत्म होती भी नहीं दिख रही है। डुरुंड रेखा क्या है वैसे तो बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर आपको बता देता हूं, समझा देता हूं विस्तार से कि डुरुंड लाइन 1893 में तय की गई थी एक सीमा रेखा है। ये आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान से को अलग करती है, दोनों के बीच विभाजन करती है। अब ये रेखा तय किसने की थी, इस बात को समझ लीजिए। अंग्रेज जब भारत छोड़ गए थे तो भारत को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था, यहां भी विभाजन कर दिया था और आज तक भारत और पाकिस्तान इसको झेल रहा है। ठीक वैसे ही इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच किया था। ब्रिटिश अधिकारी मार्टिमर डुरुंड और अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते में क्या हुआ, डुरुंड के नाम पर ही इस सीमा को डुरुंड रेखा कह दिया। एक लाइन तय कर दी गई और कहा गया कि लगभग 2430 किलोमीटर लंबी ये रेखा, जो जनजातीय इलाका है, ट्राइबल कबीलाई लोग इसे कहते हैं, जनजातीय इलाकों को दो भागों में बांट दिया गया। पाकिस्तान इसे मान्यता देता है जबकि अफगानिस्तान इसे बिल्कुल नहीं मानता है और पाकिस्तान मान्यता देते हुए उसे अपना वहां तक कब्जा बनाता है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपना कब्जा मानता है। अब आज पाकिस्तान जिस हालत में है उसके लिए पाक आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। मुनीर की नाकामी की वजहों से एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी मुख्य वजह आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता रही है। यहां से ध्यान भटकाने के लिए असीम मुनीर कभी बलूचिस्तान तो कभी खैबर पख्तूनख्वा को बीच में लाते हैं और इस तरह सेना और नागरिक सरकार के रिश्तों पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दबाव ने हालत और जटिल बना दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बढ़ते आतंकी हमलों से सुरक्षा रणनीति की प्रभावशीलता पर भी प्रश्न खड़े होते हैं और इसी की अगली कड़ी पाकिस्तान और तालिबान के बीच आज का संघर्ष है। कल रात को जो घटना हुई वो भी इसका कारण है। अफगान सीमा पर तनाव और तालिबान के रिश्तों में खटास ने क्षेत्रीय दबाव भी बढ़ा दिया है। असीम मुनीर पर जानबूझकर पाकिस्तान को युद्ध की आग में
झोंकने का आरोप लग रहा है, चाहे आज तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो या फिर पिछले साल भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर था। मुनीर के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। इन सभी कारणों ने नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक संतुलन पर गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं, मुनीर है कि मानने को तैयार नहीं। अब असीम मुनीर की 6 बड़ी नाकामी आपको बताता हूं कि आखिर हैं क्या। आपको याद होगा इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें राजनीतिक टकराव के बाद देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे सेना की निष्पक्ष छवि पर सवाल उठे। आर्थिक संकट पर नियंत्रण की कमी हुई, भारी महंगाई हुई, आईएमएफ निर्भरता और गिरते विदेशी भंडार के दौरे में स्थिरता बहाल करने में सैन्य नेतृत्व की भूमिका की आलोचना भी जबरदस्त हुई। उधर आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे आंतरिक सुरक्षा की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अफगान सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। दुरुंड लाइन पर बार बार झड़पें हो रही हैं। तालिबान शासन से तनाव सीमा प्रबंधन को चुनौती मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2025 के अप्रैल महीने में भारत ने मुनीर की सारी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। आतंकी अड्डे और एयरबेस तबाह हुए। बावजूद इसके मुनीर मानने को तैयार नहीं है, शहबाज मानने को तैयार नहीं है। वो इसलिए मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इसके आगे वो जाएं तो कहां जाएं। इधर कुआं और उधर खाई जैसी स्थिति है। इसलिए सिर्फ उनके सामने एक ही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, चाहे वो अमेरिका का हो या चीन का हो, उसके आगे दबना, उसके आगे झुकना और तमाम रसद के साथ आगे बढ़ते चलना। असल में पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो जंग छिड़ रही है, उस जंग में केवल सीमा विवाद या फिर जवाबी कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि वर्षों से पनपते अविश्वास और रणनीतिक टकराव का परिणाम है। एक समय जिन संबंधों को सामरिक मजबूरी कहा जाता था, आज वही रिश्ते खुले संघर्ष में बदलते दिखाई दे रहे हैं। सीमा पार हमले, जवाबी एयर स्ट्राइक और कड़े बयान हालात और जटिल बन रहे हैं। इस टकराव का असर न सिर्फ दोनों पक्षों पर है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन पर भी पड़ सकता है। यदि कूटनीतिक रास्ता नहीं अपनाया गया तो ये संघर्ष व्यापक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने जो बोया वही पाकिस्तान काट रहा है। समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।